पक्षियों के चहचहाने की आवाज बंद थी। वजह थी एक नया और खूंखार दुश्मन, बिल्लू बिल्ला। वह बहुत शातिर था और पेड़ों पर चढ़ना जानता था। म्याऊं। सुना है इस जंगल में बहुत सारे मोटे ताजे पक्षी रहते हैं। आज रात की दावत तो यहीं होगी। उसकी चमकती पीली आंखें देखकर छोटे जानवर अपने बिलों में छिप गए। रानो चिड़िया और उसका परिवार अपने पुराने घोंसले में डरा हुआ बैठा था। रानो, मैंने सुना है वो बिल्ला पेड़ों की सबसे ऊंची डरा हुआ बैठा था। रानो, मैंने सुना है वो बिल्ला पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर भी चढ़ जाता है। हमारा ये खुला घोंसला सुरक्षित नहीं है। अगर उसने हमें देख लिया तो हम नहीं बचेंगे। आप सही कह रहे हैं टुन्नू जी। हमें छिपने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां वो हमें देख ही ना सके। ताकत से नहीं, हमें दिमाग से काम लेना होगा। अगली सुबह रानो दाने की तलाश में किसान के खेत में गई। वहां बहुत सारी बड़ी बड़ी हरी पत्ता गोभी लगी थी। रानो को एक तरकीब सूझी। अरे, ये पत्ता गोभी तो बिल्कुल एक बंद घर जैसी है। अगर हम इसके अंदर अपना घर बना ले तो बाहर से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कोई रहता है। ये हमें अदृश्य बना देगी। रानो और टुन्नू बहुत तेजी से काम कर रहे थे। उन्होंने पत्ता गोभी के एक बड़े पत्ते को काटकर एक गुप्त दरवाजा जैसा बना लिया था। रानो, जल्दी कीजिए, मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। शायद वो बिल्ला आसपास ही है। बस हो गया टुन्नू जी। गुड़िया, कुकू, जल्दी से अंदर जाओ। कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। जब उन्होंने रानो को जमीन पर गोभी के अंदर जाते देखा तो वे जोर से हंसे। देखो गोरी, रानो अब कीड़ा बन गई है। वो जमीन पर सब्जियों के बीच रह रही है। हम देखो कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ कोई बिल्ला नहीं आ सकता। सही कहा आपने। वो चिड़िया डरपोक है। हम तो जंगल के राजा की तरह ऊपर रहेंगे। रात गहरी हो गई। बिल्लू बिल्ला शिकार पर निकला। उसकी नजरें ऊपर पेड़ों की तरफ थी, जहाँ घोंसले अलग से दिखाई दे रहे थे। म्याऊं। वो देखो, ऊंची डाल पर एक मोटा कौवा सो रहा है। ऊंचाई तुम्हें नहीं बचा सकती क्योंकि मुझे चढ़ना आता है। बिल्लू बिल्ला ने धीरे धीरे बरगद के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। अचानक कालू की आंख खुली। उसने देखा कि दो चमकती हुई आंखें उसके घोंसले की तरफ बढ़ रही हैं। गोरी, उठो, वो बिल्ला ऊपर आ गया है, भागो। हे भगवान, जी इतनी ऊपर कैसे आ गया? हमारे बच्चे, जग्गू जल्दी उड़ो। कालू और उसका परिवार जान बचाकर वहां से उड़े, लेकिन बिल्लू ने झपट्टा मारा और उनका घोंसला तोड़ दिया। कालू, गोरी और जग्गू अंधेरे में इधर उधर भाग रहे थे। बिल्लू बिल्ला पेड़ से नीचे कूदकर जमीन पर दौड़ रहा था और उन्हें पकड़ने के लिए छलांग लगा रहा था। पापा, मैं थक गया हूँ। मेरे पंख दुख रहे हैं। वो बिल्ला हमारे पीछे ही आ रहा है। हम कहाँ छिपे? कालू और उसका परिवार गिरते पड़ते हरिया तोता के घर के बाहर पहुंचा। कालू ने जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाया। हरिया भाई, दरवाजा खोलिए। बिल्लू बिल्ला हमारे पीछे है, हमें अंदर आने दीजिए। हरिया तोता ने अपनी छोटी सी खिड़की खोली। वह कालू को देखकर गुस्से में था। कालू भाई, जब मुझे जरूरत थी तब आपने मेरा मजाक उड़ाया था। मेरे घर में जगह नहीं है, आप यहाँ से जाइए, वरना बिल्ला आपके साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। हरिया भाई, हम पर दया कीजिए, हमारे बच्चे साथ हैं। माफ कीजिए भाभी जी, दोस्ती सुविधा देखकर नहीं, दिल देखकर की जाती है। यहाँ कोई जगह नहीं है। हरिया ने खिड़की धड़ाम से बंद कर ली। बिल्लू बिल्ला की आवाज नजदीक आ रही थी। म्याऊं। कालू ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने ताकतवर दोस्त भुल्ला चील के पास गया। भुल्ला भाई तो विलन है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। भुल्ला भाई, बचाओ। भुल्ला चील नींद से जागा। उसने कालू को देखा। कौन है कालू? मेरी नींद क्यों खराब की? भुल्ला भाई, वो बिल्ला मेरी जान के पीछे पड़ा है। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हम तो पुराने साथी हैं। साथी? हा हा हा। मुसीबत के समय कोई किसी का साथी नहीं होता।
भागो यहाँ से। अगर बिल्ला यहाँ आया तो मैं तुम्हें ही उसके आगे फेंक दूंगा। निकल जाओ मेरे इलाके से। कालू कौवा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके अपने दोस्तों ने उसे ठुकरा दिया था। नीचे बिल्लू बिल्ला इंतजार कर रहा था। देखा आपने, जब हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो वक्त हमारे साथ ऐसा ही करता है। हाँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे माफ करना गोरी, मेरा ऊंचा घोंसला बेकार निकला। अब सिर्फ एक ही जगह है जहां हम बच सकते हैं। चलो रानो के पास। कालू और उसका परिवार रानो के गोभी घर के पास आए। वे बुरी तरह डरे हुए थे और रो रहे थे। रानो बहन, दरवाजा खोलिए, हम मारे जाएंगे। वो काल हमारे पीछे है। कालू भाई, इतनी रात को क्या हुआ? हम पर दया कीजिए, हमारा घर टूट गया। हमें अपने इस हरे किले में पनाह दे दीजिए। हम आगे से कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आ जाइए, जल्दी अंदर आ जाइए। सब लोग पत्ता गोभी के अंदर दुबक कर बैठे थे। बाहर बिल्लू बिल्ला के कदमों की आवाज आ रही थी। खस खस। म्याऊ, खुशबू तो यहीं से आ रही थी। कहाँ गायब हो गए सब? श्श, कोई आवाज मत करना। अपनी सांसें रोक लो। अगर वो हमें सुन नहीं पाया तो वो हमें देख भी नहीं पाएगा। कालू और गोरी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। बिल्लू की परछाई गोभी की दीवार पर दिख रही थी। बिल्लू बिल्ला ने उस पत्ता गोभी को सूंघा, लेकिन उसे सिर्फ सब्जी की महक आई, पक्षियों की नहीं। अजीब बात है, यहाँ तो सिर्फ सब्जियां हैं। शायद वो उड़ गए होंगे। बेकार में मेरा समय बर्बाद हुआ। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ। बिल्लू बिल्ला निराश होकर वहां से चला गया। रानो की बुद्धिमानी ने सबको बचा लिया था। सूरज निकला और खतरा टल गया। सब लोग सुरक्षित बाहर आए। कालू कौवा शर्मिंदा था। रानो बहन, मैंने सोचा था ऊंचाई ही सुरक्षा है, लेकिन आज समझ आया कि असली सुरक्षा दिखावे में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और छिपने में है। आपने हम सब की जान बचा ली। कालू भाई, मुसीबत के समय जो घर काम आए वही असली महल होता है, चाहे वो मिट्टी का हो या सब्जी का। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षियों ने रानो से सीखा कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संकट के समय शारीरिक ताकत से ज्यादा दिमागी ताकत काम आती। तिनकों का छोटा घोंसला जाग उठता था, जिसमें वह अपने 12 बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी। मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। आप कब तक हमें खाना दोगी? भूख की वजह से मेरे पेट में जोरों का दर्द हो रहा है। देखते ही देखते मम्मा भूख लगी है की आवाज 12 अलग अलग पतली आवाजों में गूंजने लगती है। हमें भगवान, आज इन 12 पेटों को कैसे भरूंगी? घर में एक दाना भी नहीं बचा है। रानो चिड़िया अपने 12 बच्चों को दिलासा देकर घोंसले से निकल पड़ती है। जंगल के मुख्य रास्ते पर कालू कौवे ने एक बड़ा सा ठेका बना रखा था। उसने अपने गले में कालू ठेकेदार जंगल का मालिक की तख्ती लटकाई हुई थी। ए, कहाँ जा रहे हो? कालू बंटी कबूतर को रोकता है, जो अपनी चोंच में एक छोटा सा तिनका दबाए था। कालू भैया, वो घर की छत टूट गई थी, बस एक तिनका ले जा रहा था। तिनका मुफ्त का नहीं है। ठेकेदार जी ने जंगल के हर तिनके, हर लकड़ी, हर फल पर टैक्स लगा दिया है। लाओ, 10 दाने निकालो। 10 दाने एक तिनके के? ये तो जुल्म है। जुल्म नहीं, जंगल का नया कानून है। दाने दो, वरना तिनका यहीं रखो और दफा हो जाओ। रानो चिड़िया दूर से कालू का ठेका देख रही थी। वह जानती थी कि उसके पास कालू को देने के लिए एक भी दाना नहीं है। कालू ने जंगल से दाना लेना नामुमकिन कर दिया है। मुझे इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा। अपने बच्चों का भूखा चेहरा याद करके वह हिम्मत जुटाकर जंगल के किनारे की ओर उड़ चलती है। जंगल के उस पार
एक किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में चावल की फसल काट रहे थे। भाग्यवान, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ जी, पर देखो ना, काटते वक्त कितना सारा अनाज जमीन पर गिरकर बिखर रहा है। अरे, इतने बड़े खेत में थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। ये चिड़िया चुनमुन के काम आ जाएगा। हमारा पेट भरेगा तो इन बेजुबानों का भी पेट भरना चाहिए। आप भी ना, चलो जल्दी काम खत्म करते हैं। रानो चिड़िया एक पेड़ पर छिपकर सब देख रही थी। जैसे ही किसान और उसकी पत्नी खाना खाने के लिए दूर गए, रानो तेजी से नीचे उतरी। 1, 2, 3। रानो जमीन पर गिरे चावल के एक एक दाने को अपनी चोंच में इकट्ठा करने लगती है। वह सिर्फ एक दाना नहीं उठा रही थी, वह अपने 12 बच्चों का जीवन उठा रही थी। बस थोड़े और, बस थोड़े और। रानो चिड़िया दानों से भरी चोंच लिए जंगल लौटती है, लेकिन कालू ठेकेदार उसे नाके पर रोक लेता है। वाह वाह रानो चिड़िया, चोंच तो खूब भरी हुई है। ये तो चावल के दाने हैं, कहाँ से चुरा कर लाई? कालू भैया, ये मैंने चुराए नहीं है, ये इंसानी खेत में गिरे पड़े थे। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे जाने दीजिए। जंगल में घुसने का टैक्स? भैया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये जो चोंच में है वही दे दो। मैं ही, ये मेरे 12 बच्चों के लिए है, वो सब सुबह से भूखे हैं। तो क्या मैं भूखा मरूं? निकालो सारे दाने। कालू कौवा जबरदस्ती रानो पर झपट्टा मारता है, जिससे सारे चावल के दाने जमीन पर बिखर जाते हैं। गोरी कौवी तेजी से उन दानों को इकट्ठा करने लगती है। आइंदा टैक्स दिए बिना जंगल में घुसी तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। थोड़ी दूर गिलू गिलहरी और हरिया तोता छिपकर ये सब देख रहे थे। बेचारी रानो दीदी, उस जालिम कालू ने एक माँ से उसके बच्चों का निवाला छीन लिया। ये जुल्म है। रानो के 12 बच्चे हैं। वो उन तक एक दाना भी नहीं ले जा पाई। हमें कुछ करना होगा हरिया भैया। ये अकेला रानो दीदी का सवाल नहीं है, ये पूरे जंगल का सवाल है। वे दोनों तुरंत जंगल के बाकी पक्षियों और जानवरों को ये खबर सुनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कालू ने हद कर दी, उसने रानो के बच्चों के लिए लाए आखिरी दाने भी छीन लिए। अब कोई चुप नहीं बैठेगा। क्या हम सब अपने बच्चों को भूखा मरते देखेंगे? अगर आज हम रानो के लिए नहीं खड़े हुए तो कल हमारी बारी होगी। उनकी आवाज सुनकर सब पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। जंगल में कालू के अत्याचारों के खिलाफ एक धीमी दबी हुई आवाज उठने लगती है। रानो खाली चोंच लिए रोती हुई घोंसले में लौटती है। 12 बच्चे उसे देखते ही चिल्लाने लगते हैं। रानो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी चोंच के कोने में फंसा चावल का बस एक दाना मिलता है, एक दाना, और बच्चे 12। वो उस एक दाने के 12 नन्हे टुकड़े करती है और एक एक कण अपने बच्चों की चोंच में डाल देती है। बच्चों की भूख जरा भी नहीं मिटी। रानो खुद पानी पीकर अपने भूखे बच्चों को देखते हुए सो जाती है। आधी रात को रानो अपने भूखे बच्चों को लोरी सुना रही थी। तभी घोंसले में एक जादुई चमकती हुई तितली आती है। रानो, मैंने तुम्हारी ममता देखी। तुमने एक दाने को 12 बच्चों में बांटा। तुम्हारी ममता का ये बलिदान साधारण नहीं है। पर मेरे बच्चे भूखे हैं। जिस जंगल में तुम जैसी माँ हो, वहाँ जुल्म नहीं चल सकता। तुम्हारी ममता ने आज जुल्म को हरा दिया है। तितली घोंसले से बाहर उड़ती है और अपने पंख जोर से फड़फड़ाती है। एक तेज जादुई हवा का झोंका सीधे कालू के ठेके की तरफ जाता है। कालू और गोरी अपने ठेके पर बैठे पंछियों से लूटे हुए दाने गिन रहे थे। वो रानो तो आज भूखी ही सो गई होगी, और उसके बच्चे भी। तभी वो जादुई आंधी वहां पहुंचती है। अरे ये अचानक इतना तेज तूफान कहाँ से आया? हाय, मेरे दाने, मेरे सारे दाने उड़ गए। कालू जी, मुझे पकड़ो।
मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। बचाओ! वो जादुई आंधी कालू और गोरी दोनों को उनके ठेके, लूटे हुए दानों और उनकी ठेकेदार वाली तख्ती समेत उड़ाकर जंगल से बहुत दूर किसी बंजर जमीन पर फेंक देती है, जहां दूर दूर तक कोई दाना या पक्षी नहीं था। जुल्म करने वाले जा चुके हैं। तुम्हारी ममता ने जंगल को आजाद करा दिया है। कल सुबह जंगल आजाद होगा। तितली गायब हो जाती है। रानो चिड़िया को एक नई हिम्मत और सच्चा सुकून महसूस होता है। अगली सुबह गिलू और हरिया अच्छी खबर सुनाते हैं। जंगल के सभी जानवर मिलकर खुशी मनाते हैं और उसी दिन जंगल में ममता दिवस मनाने का फैसला करते हैं, ताकि सभी को याद रहे कि प्यार और निस्वार्थता ही सबसे बड़ी शक्ति। रानो चिड़िया एक एक तिनका जोड़ने की जगह इस बार एक एक जलेबी जोड़कर घर बना रही थी। हलवाई की दुकान से फेंकी गई सख्त जलेबियों को वो बड़ी मेहनत से अपनी चोंच में दबाकर ला रही थी। उसके पंख दुख रहे थे, लेकिन बच्चों के लिए सुंदर घर बनाने का सपना उसे रुकने नहीं दे रहा था। बस थोड़ा और, मेरे बच्चों को इस बार सर्दियों में ठंड नहीं लगेगी। यह जलेबी की दीवारें उन्हें गर्म रखेंगी और घर में खुशबू भी रहेगी। शाम होते होते घर तैयार हो गया। सुनहरा, गोल गोल और खुशबूदार घर। रानो के बच्चे गुड़िया और मुन्ना खुशी से उछल रहे थे। माँ, ये तो परियों का महल लग रहा है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। क्या हम इसकी दीवार चाट सकते हैं? नहीं बेटा, यह रहने के लिए है, खाने के लिए नहीं। अगर हम इसे खाएंगे तो रहेंगे कहाँ? चलो अब सो जाओ। रात गहरी हो गई। जंगल में सन्नाटा था। तभी कालू कौवा वहाँ से गुजरा। जलेबी की खुशबू ने उसे रोक लिया। आहा, क्या खुशबू है! रानो ने तो दावत का घर बनाया है। अगर मैं थोड़ा सा खा लूं तो रानो को क्या पता चलेगा? कालू ने चुपके से पीछे की दीवार में चोंच मारी और एक बड़ा हिस्सा खा लिया। सुबह हुई। ठंडी हवा सीधे घर के अंदर आ रही थी। रानो उठी तो देखा कि पीछे की दीवार टूटी हुई है और वहाँ एक बड़ा छेद है। बच्चे ठंड से सिकुड़ रहे थे। ये किसने किया? मेरी इतनी मेहनत! किसी ने अपने स्वाद के लिए मेरे बच्चों की सुरक्षा तोड़ दी। माँ, मुझे ठंड लग रही है। हवा अंदर आ रही है। रानो रोते रोते फिर से उड़कर गई और नई जलेबियां लाकर उस छेद को बंद किया। उसने पूरा दिन मरम्मत में लगा दिया। हे भगवान, जिसने भी ये किया उसे थोड़ी तो दया आती। हम गरीबों का घर ही हमारा सब कुछ होता है। अगली रात जलेबी की खुशबू एक चालाक लोमड़ी तक पहुंची। वो भी वहां आ गई। कालू कौवा पहले से वहां था। अरे कौवे, अकेले अकेले दावत उड़ा रहे हो? मुझे भी चाहिए। धीरे बोलिए लोमड़ी मौसी, रानो जाग जाएगी। आइए, आज तो हम पूरी खिड़की खा जाएंगे। दोनों ने मिलकर घर का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया और खा गए। सुबह रानो ने देखा, उससे उसका दिल टूट गया। उसका सुंदर घर अब खंडहर लग रहा था। आधी दीवार गायब थी। रानो अब मरम्मत नहीं कर सकती थी। वो थक चुकी थी। वो जमत कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं हार गई, मैं हार गई। ये जालिम लोग हमें जीने नहीं देंगे। मैं जितनी बार घर बनाऊंगी ये उतनी बार खा जाएंगे। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? घर की दीवार टूटने के कारण बर्फीली हवा सीधा अंदर आ रही थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उसने एक फैसला किया। तुम दोनों एक कोने में दुबक जाओ। रानो उस टूटे हुए बड़े छेद पर खुद जाकर बैठ गई। उसने अपने पंख फैला दिए ताकि वो हवा को रोक सके। ठंडी हवा सीधा रानो की पीठ पर लग रही थी। वो पूरी रात ठिठुरती रही, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिली ताकि उसके बच्चों को ठंड ना लगे। माँ, आप हट जाइए, आप बीमार पड़ जाएंगी। मैं ठीक हूँ बेटा। एक माँ दीवार बन सकती है, पर अपने बच्चों को ठंड नहीं लगने दे सकती। रोते हुए रानो की नजर खिड़की से पास की एक बार पर पड़ी। सीधे तरीके से ये लोग नहीं मानेंगे। अगर उन्हें मेरा घर खाना है तो अब उन्हें ऐसा स्वाद मिलेगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रानो ने ढेर सारे कड़वे नीम के पत्ते
और जंगली करेले को पत्थर पर पीसकर एक गाढ़ा, हरा और कड़वा लेप बनाया। बच्चों, मेरी मदद करो। रानो और बच्चों ने मिलकर वो कड़वा लेप बची हुई जलेबी की दीवारों पर लगा दिया। सूखने के बाद वो बिल्कुल चाशनी जैसा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे। उनकी नजरें सामने चमकते हुए रानो के जलेबी के घर पर गड़ी थी। लोमड़ी मौसी, जरा गौर से देखिए, वो खिड़की के पास वाली जलेबी कितनी मोटी और रसीली है। उफ, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। चुप कर कालू, तू बोलता है तो मेरे पेट में और भूख लगती है। आज तक मैंने बहुत शिकार किए हैं, लेकिन ऐसा मीठा शिकार कभी नहीं देखा। आज तो मैं इस घर की नींव तक खा जाऊंगी। लेकिन मौसी, एक समस्या है। अगर रानो जाग गई और उसने शोर मचा दिया तो? अरे डरपोक कौवे, तू बस ऊपर की छत संभालना। अगर वो छोटी सी चिड़िया बीच में आई तो जलेबी के साथ साथ उसे भी चटनी समझकर खा जाऊंगी। आज रानो बेघर होकर रहेगी। वाह मौसी, क्या दिमाग पाया है। तो तय रहा, छत मेरी, दीवारें आपकी। बिल्कुल। चलो, आज इस चिड़िया की मेहनत को अपना नाश्ता बनाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर शैतानी हंसी हंसी और धीरे धीरे दबे पांव रानो के घर की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका कैसा कड़वा स्वागत होने वाला है। कालू और लोमड़ी फिर आए। इस बार वे पूरा घर खत्म करने के इरादे से आए थे। लोमड़ी मौसी, आज तो मैं छत खाऊंगा। सबसे मीठी वही होती है। ठीक है, मैं दरवाजा खाती हूँ। बेचारी रानो, कल उसे बेघर होना पड़ेगा। कालू और लोमड़ी ने लालच में बड़ा मुंह खोला और दीवार का एक बड़ा हिस्सा अपने मुंह में भर लिया। थू 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 आ। उनका मुंह भयंकर कड़वाहट से भर गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने जहर खा लिया हो। उनकी आंखों से पानी आने लगा। पानी, पानी, ये क्या है? मेरा मुंह जल रहा है। ये जलेबी नहीं, धोखा है। भागो! कालू और लोमड़ी भागते भागते नदी किनारे पहुंचे। उनका मुंह इतना कड़वा हो गया था कि वे सीधा पानी में मुंह डालकर गट-गट पीने लगे। उफ, ये चिड़िया है या जादूगरनी? मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया। अब मैं जिंदगी में कभी मीठी चीज की तरफ देखूंगी भी नहीं। मुझे तो लग रहा है मेरी आवाज चली गई। लोमड़ी मौसी, ये रानो का घर नहीं, ये तो करेले का बम था। जान बची तो लाख उपाय। अब कभी उस घर के पास नहीं जाएंगे। दोनों ने कसम खाई और वहां से अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। अगली सुबह घर बिल्कुल सुरक्षित था। कोई भी उसे खाने नहीं आया था। रानो और उसके बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। रानो के चेहरे पर सुकून था। माँ, आज कोई नहीं आया। अब कोई नहीं आएगा बेटी। अब ये घर हमेशा के लिए सुरक्षित है। आज मैंने उन्हें सिखा दिया है कि किसी की मेहनत का अनादर करने और मजबूर का हक छीनने का परिणाम हमेशा कड़वा ही होता है। लालच की नज़र जब दूसरों के आशियाने पर पड़ती है तो उसका अंत ऐसा ही बुरा होता है। अब हम चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि रानो चिड़िया अपने बच्चों की रक्षा के लिए फूल जैसी कोमल भी हो सकती है और नीम जैसी कड़वी भी। उस दिन के बाद रानो का जलेबी का घर आंधी तूफान झेल गया।